अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 से 18 अगस्त 1945 तक हिंदुस्तान की जिद्दोजहद आज़ादी के सुरखेल और सबसे बड़े रहनुमा थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज तश्कील दी। उनका दिया गया नारा जय हिंद हिंदुस्तान का कौमी नारा बन गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उन्हीं का था, जो उस वक्त बहुत मशहूर हुआ। हिंदुस्तानी उन्हें नेताजी के नाम से मुखातब करते हैं। नेताजी की 126वीं यौम पैदाइश 23 जनवरी यानी आज, जिसे हुकूमत हिंद के फैसले के तहत यौम बहादुरी के तौर पर मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में एक बंगाली खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम जानकीनाथ बोस और वालिदा का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। पहले वो सरकारी वकील थे, लेकिन बाद में उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। उन्होंने कटक की म्यूनिसिपैलिटी में तवील अरसे तक काम किया और बंगाल की कानून साज असेंबली के रुकन भी रहे। बरतानवी हुकूमत ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के वालिद का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त खानदान कोलकाता का एक आला खानदान समझा जाता था। प्रभावती और जानकीनाथ बोस के कुल 14 बच्चे थे, जिनमें से 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष उनका 9वां बच्चा और 5वां बेटा था। अपने तमाम भाइयों में सुभाष को शरद चंद्र से सबसे ज्यादा लगाव था। शरद बाबू प्रभावती और जानकीनाथ के दूसरे बेटे थे। सुभाष उन्हें मजेदा कहकर पुकारते थे। शरद बाबू की बीवी का नाम विभावती था। आइए जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का आईएएस तक का सफर। कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने 1909 में रेवेंशा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बिनिमा दास की शख्सियत का सुभाष के जहन पर अच्छा असर हुआ। सिर्फ 15 साल की उम्र में सुभाष ने विवेकानंद अदब का मुताला मुकम्मल कर लिया था। 1915 में उन्होंने बीमार होने के बावजूद इंटरमीडिएट का इम्तिहान सेकंड डिवीजन में पास किया। 1916 में जब वो फलसफा ऑनर्स में बीए के तालिबे इल्म थे, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज के असातिज़ा और तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ। सुभाष ने तलबा की क़ियादत संभाल ली। इसकी वजह से उन्हें 1 साल के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया और इम्तिहान में शामिल होने में नाकाम रहे। वालिद की ख्वाहिश थी कि सुभाष आईसीएस बन जाए, लेकिन उम्र को देखते हुए उन्हें यह इम्तिहान एक ही बार में पास करना था। उन्होंने अपने वालिद से 24 घंटे इस बारे में सोचने के लिए कहा, ताकि वो इम्तिहान देने या न देने का हतमी फैसला कर सके। वो सारी रात इसी उलझन में जागते रहे कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने इम्तिहान देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। इम्तिहान की तैयारी के लिए लंदन की किसी स्कूल में दाखिला न मिलने के बाद सुभाष ने किसी तरह किड्स विलियम हॉल में ज़हनी और अखलाक की साइंस में टर्पोस ऑनर्स के इम्तिहान के लिए दाखिला लिया। उससे उनके रहने और खाने का मसला हल हो गया। उसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को एक खत लिखा और उनकी राय जानना चाहा कि महर्षि देवानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के नजरियात उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। ऐसे सूरत हाल में वो कैसे बन सकेंगे आईसीएस और अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकेंगे। 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस से इस्तीफा का खत हिंदुस्तान के सेक्रेटरी आईएएस मोनेटेग्यू को लिखा। देशबंधु चित्तरंजन दास को खत लिखा। सुभाष जून 1921 में ज़हनी और अखलाकी उलूम टर्पोस ऑनर्स की डिग्री लेकर घर वापस आ गए। आइए जानते हैं नेताजी की सुनहरी तारीख। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी, तो बरतानवी हुकूमत ने अपने जासूसों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का हुक्म दिया था। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने फौज को सुप्रीम कमांडर के तौर पर मुखातब करते हुए नेताजी ने कहा, दिल्ली आओ का नारा दिया और जापानी फौज के साथ मिलकर अम्फाल और कोहिमा में बर्मा समेत बरतानवी और दौलत मुश्तरिका की फौज के साथ मिलकर ज़बरदस्त मुकाबला किया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सुप्रीम कमांडर के तौर पर आज़ाद हिंदुस्तान की आर्जी हुकूमत तश्कील दी, जिसे जर्मनी, जापान, कोरिया, फिलिपाइन, चीन, इटली, मोन्चुको और आयरलैंड समेत 11 ममालिक की हुकूमतों ने तस्लीम किया। जापान ने अंडमान एंड निकोबार जज़ाइर इस आर्जी हुकूमत को दिया। सुभाष इन जजीरों पर गए और उनका नाम बदल दिया। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा हमला किया और कुछ हिंदुस्तानी इलाकों को अंग्रेज़ों से आज़ाद करा लिया।
کوہم کی لڑائی 4 اپریل 1944 سے 22 جون 1944 تک لڑی جانے والی ایک زبردست جنگ تھی۔ اس جنگ میں جاپانی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا اور یہ ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ 6 جولائی 1944 کو اس نے رنگون ریڈیو اسٹیشن سے مہاتما گاندھی کے لیے ایک نشریات جاری کی، جس میں انہوں نے اس فیصلہ کن جنگ میں فتح کے لیے ان سے آشیرواد اور نیک خواہشات طلب کی۔ تو فی الحال کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔